हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर हूँ। स्वागत है आप सभी का B2E लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा अपन ने लास्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी अपन कर चुके थे कंप्लीट। अपन शेप वगैरह सबका एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास निकाल चुके थे। अपन ने डिफरेंट शेप्स बनाए थे, अपन ने डिफरेंट सेट्स बनाए थे सारे शेप्स के। तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने शेप वगैरह सब देखा था, है ना। हमको ये भी पता चल चुका था कि भाई ज्योमेट्री और शेप दोनों में डिफरेंस है। कहाँ पे बॉन्डेड एटम काम लिया जा रहा है, कहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काम लिए जा रहे हैं, सब अपन क्लियर करके आ चुके थे। एक लास्ट स्लाइड में मैंने आपको एक समरी क्रिएट करके दी थी शेप की, और मैंने कहा था कि भाई ये समरी याद कर लीजिएगा, कहीं आप शेप में नहीं अटकेंगे, ठीक है ना। तो शेप निकालना किसी भी मॉलिक्यूल का बहुत ज़रूरी है ना। और उससे पहले अपने को आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना। बहुत सिंपल सी बात है। तो स्टेप बाय स्टेप अपन चीज़ें करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा सिंपल मॉलिक्यूल्स का, फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर निकालने सिखाए, फिर मैंने आपको डेसिमल के निकालने सिखाए, फिर मैंने कहा चलो बढ़िया है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शेप वेप निकालना सीखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम शेप वगैरह के बारे में खूब बढ़िया बातें करके आए हैं। मैंने एकदम फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस आपको करवाई, आपने करी भी होगी, दोबारा से जाके आपको याद भी हुई होंगी। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी आ रही हो कि भाई अपने को तो ये जो अपने टेबल पूरा बनवाया है कि ये सेट है, इसका ये शेप है, ये सेट है, इसका ये शेप है, थोड़ा याद करने में परेशानी है। तो बेटा याद तो तब हो जाएगा आराम से जब आप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अप्लाई करेंगे वेस्पर उस पर, है ना। तो जितना आप अप्लाई करेंगे उस एप्लीकेशन को, उतना ही आपको मेमोरी में सेट होता जाएगा मामला, ठीक है। तो बात करते हैं, थोड़ा आज आगे बढ़ते हैं अपन VSEPRT थ्योरी से। तो आप याद करिए लास्ट लेक्चर में sp3d में मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई इन sp3d, है ना, जहाँ स्ट्रक्चर क्या होती है, TBP होती है, यानी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर अपने को वहाँ पे मिलती है। ये स्ट्रक्चर अपने को TBP मिली, ठीक है। तो मैंने कहा था कि भाई sp3d में लोन पेयर जो होगा आपका, sp3d में लोन पेयर जो होगा आपका, वो हमेशा कहाँ रहने वाला है, इक्वेटोरियल पे रहने वाला है। यानी कि चाहे K शेप बने, चाहे T शेप बने, चाहे लीनियर शेप बने, आप तो हमेशा आपका लोन पेयर इन sp3d इक्वेटोरियल पे ही लगाना। ये बात तय हुई थी हमारी लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने कहा था कि अभी इसका रीज़न वगैरह अपन डिस्कस नहीं करेंगे, वो करेंगे अगले लेक्चर में। बेंट वेंट ने बताया था, बेंट वेंट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो आज के लेक्चर में अपन यही पता करने वाले हैं कि क्यों ये स्टेटमेंट दिया गया, क्या ऐसा हो गया कि हम लोन पेयर जो है हमेशा 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 sp3d में क्यों लगा रहे हैं अपन इक्वेटोरियल पे, क्या है ऐसा रीज़न इसका। तो बेटा इसका रीज़न जो है वो किसने दिया, वो बेंट नामक साइंटिस्ट ने दिया। उसने बताया कि आपको sp3d में हमेशा लोन पर कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही लगाना है। एक्सियल पोजीशन पे कभी भी लोन पर लगा मत देना, ठीक है ना। देखो इधर, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं बेंट वेंट के बारे में बात। उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं कि क्यों बेंट आया, कैसे बेंट आया, कैसे एकदम से बेंट आ गया, अपन क्यों बेंट को पढ़ रहे हैं, है ना। तो बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में। देखो भाई, दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ते हैं, एक तो इक्विवेलेंट पढ़ते हैं और एक नॉन इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। अब क्या है ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन, समझना ज़रा, है ना। भाई इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन जो है, मैंने कहा कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं आपके, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो आपके, उनके जितने भी आसपास के बॉन्ड एंगल हैं वो सिमिलर होंगे। तो वो होगा आपका इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन। अरे बहुत सिंपल सी बात है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर ही तो हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है अपना ये फिनोमेना ही अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल से आ रहा है। तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के आसपास के जितने भी बॉन्ड एंगल बन रहे हैं, सबके सब इक्वल हैं, कोई फर्क ही नहीं है, कोई सब मतलब सब इक्वल है, बॉन्ड लेंथ वगैरह सब इक्वल है, कोई परेशानी नहीं है अपने को, है ना। तो किसी को भी कहीं लगाओ, कोई अपने को पंगा नहीं पड़ने वाला उस चीज़ में, है ना। पर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल के आसपास का जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है,
सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि भाई एक्सियल का कुछ अलग बॉन्ड एंगल बन रहा है, इक्वेटर का अलग बॉन्ड एंगल बन रहा है, तो क्या ही चल रहा है ये, अब कहाँ किसको लगाएं, कहाँ लोन पेयर लगाएं, कहाँ बॉन्ड पेयर बनाएं, तो कुछ मतलब कुछ अपने को समझ ही नहीं आ रही इस चीज़ में, है ना। तो ये फ़र्क है दोनों में, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट में। अब कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन इसको अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन से इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये भी तो पता होना ज़रूरी है ना अपना। तो मैंने कहा कि sp2 sp3d2 और sp3, तो ये 4 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 ही हैं बस, sp3d और sp3d3। देख लो भाई, बहुत सिंपल सी बात है ये तो, कि 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन हैं और 2 तरीके के हाइब्रिडाइजेशन में एक के बॉन्ड एंगल्स जो हैं वो एकदम इक्वल हैं और दूसरे के बॉन्ड एंगल बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। अब इनमें से sp3d और sp3d3 जो हैं वो 2 नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में लिया जाता है, बाकी के इक्विवेलेंट में चले गए सारे के सारे, है ना। तो अब इनके बारे में तो कुछ देखना ही नहीं अपने को, जब सारे ही बॉन्ड एंगल जो है सिमिलर है तो कहीं लगा दीजिए चीज़ों को, क्या फ़र्क पड़ता है ना। पर नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में ओहो, कहाँ लोन पेयर लगने वाला है, कहाँ बॉन्ड पेयर बनने वाला है, सब के हिसाब किताब ही अलग है। तो यही अपन ने, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अभी आते ही आज क्लास में, कि ये रहा देखो sp3d का TBP स्ट्रक्चर, है ना। और इसी में ही अपन पढ़कर आए थे वो स्टेटमेंट कि लगा देना लोन पेयर कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। अब लगा देना लोन पेयर इक्वेटोरियल पे, और क्यों लगा देना, इसका जवाब मिलेगा अपन को इससे, देखना। तो अपन मेजरली नॉन इक्विवेलेंट करने वाले हैं ताकि हमको हमारा क्वेश्चन का आंसर मिले, है ना। तो बात करते हैं बेंट रूल की। बेंट ने अपने सारे सवालों का, सारी जिज्ञासाओं का समाधान कर रखा है ना। तो बेंट रूल अगर मैं कहूँ तो कहाँ पर चलता है? बेंट रूल चलता है आपका नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है, देख लो भैया, है ना। तो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन में आपका बेंट रूल चलता है। तो बात करते हैं अपन, भाई इक्विवेलेंट पे फॉलो नहीं होता बेंट रूल, नॉन इक्विवेलेंट पे ही फॉलो होगा। और नॉन इक्विवेलेंट में 2 ही हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास, एक तो sp3d है और एक sp3d3 है, बस। तो दोनों पे अप्लाई होगा, दोनों के एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक एक करके अपन, आइए ज़रा देखते हैं। तो मैंने कहा कि ये आपका sp3d है और इसका TBP स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने है, ये बनाया मैंने, ओहो, ये बनाया मैंने एक्सियल और ये बना डाला मैंने इक्वेटोरियल, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें अपनी बन गई। ये यहाँ पे कोई चीज़ हमने लगा दी, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि ये हमारा TBP स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। मैंने ये कहा कि ये हमारा TBP स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है। तो ये आपका एक्सियल है, ये आपका एक्सियल है, तो ये भी आपका एक्सियल ही हुआ, और ये आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ये सब बातें हम कर चुके हैं बहुत पहले भी, है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा अलग बात अपन नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें अपन कर चुके हैं कि कौन सा एक्सियल है और कौन सा इक्वेटोरियल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक्सियल पर %s कैरेक्टर जो हैं आपके वो कम होते हैं। जब %s कैरेक्टर एक्सियल पे कम होगा तो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहाँ पे आएगा? एक्सियल पे आएगा। और जब वो एक्सियल पे आएगा तो लेस स्पेस घेरेगा, और लेस स्पेस घेरेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घूम फिर के अपने को पहुंचना कहाँ पर है? बॉन्ड लेंथ पर पहुंचना है। तो एक कंक्लूजन मैंने निकाला कि भाई ऊपर ये वाले ऊपर नीचे के जो बॉन्ड है ये एक्सियल है
बाकी के 3 जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं। और मैंने ये कहा कि एक्सियल का जो परसेंटेज कैरेक्टर होता है वो तो कम होता है, और अगर ये कम होगा तो मेरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो एक्सियल पर रख दिया जाएगा। एक्सियल पर रख दिया जाएगा तो अब भाई एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एटम है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस वो घेर नहीं पाएगा। अब ठीक ठाक स्पेस घेरेगा तो बॉन्ड लेंथ अपने आप आसानी से बढ़ जाएगा। दैट्स इट। अब क्या कहानी है इक्वेटोरियल की, थोड़ा देख लेते हैं। भाई इक्वेटोरियल की अगर बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज कैरेक्टर बढ़िया फर्स्ट क्लास होता है, जिससे कि आने वाला लोन पेयर जो है वो कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल पता है हमको ये बात तो कि इक्वेटोरियल पे ही करते आ रहे हैं आज तक अपन। के शेप हो चाहे टी शेप हो चाहे लीनियर शेप हो, इक्वेटोरियल पे ही करा है अपन ने ये, है ना। तो लोन पेयर कहाँ पे आएगा, इक्वेटोरियल पे आएगा। तो फिर जब लोन पेयर आएगा, अब भाई लोन पेयर तो है साइज में थोड़ा बड़ा, अरे देखो यार ये रहता है लोन पेयर, पता है अपने को, तो साइज घेरेगा ये तो फर्स्ट क्लास, है ना। तो लोन पेयर तो साइज में बड़ा है, यानी कि मोर स्पेस तो ये यहाँ पे लेगा ही लेगा। और जब ये मोर स्पेस यानी कि ज़्यादा जगह घेरेगा ये, तो इसका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो बस भाई मुझे ऐसा लगता है कि कंक्लूजन हमारा निकल चुका है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में बातें करी अपन ने, जहां एक जगह परसेंटेज कैरेक्टर कम है, एक जगह ज़्यादा है। कभी भी अगर ऐसा हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने को सेलेक्ट करना है कि लगाना कहाँ पे, तो आप तुरंत लगा दीजिएगा एक्सियल पे। और अगर आपको ये सेलेक्ट करना है कि लोन पर कहाँ लगाना है, तो बिना सोचे समझे अकॉर्डिंग टू बेंट रूल लगा दीजिएगा कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे लगा दीजिएगा। कोई परेशानी वाली बात इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है वो अपन से कि ठीक है तुमने तो लगा दिए लोन पर, तुमने तो लगा दिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, पर बॉन्ड लेंथ के बारे में तो हमको बताओ यार, कहाँ किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो एक्स और वाई के प्रोस्पेक्टस में पूछ लेता है कभी कभी वो। तो मैंने अगर कंक्लूजन निकाला, या मैं कंक्लूजन पे आई इस चीज़ के, तो मैंने ये पाया कि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ जो है, टीबीपी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, sp3d टीबीपी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, टीबीपी स्ट्रक्चर की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो अपन पढ़ कर आए हैं कि भाई टीबीपी में एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ है कमाल का होता है, यानी बड़ा बढ़िया होता है, एकदम फर्स्ट क्लास, और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो कम होता है। तो भाई ये चीज़ अपन निकाल के, ये कंक्लूजन अपन यहाँ पर निकाल कर आ चुके हैं। अब बात करते हैं अपन पेंटागोनल बाय पायरामिडल की। तो सुनिएगा ज़रा, सुनिएगा। पेंटागोनल बाय पायरामिडल में अगर स्ट्रक्चर बनाने पर मैं आऊँ तो कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगी क्या भाई, देखना ज़रा, यही बनने वाली है। सब बना के आए हैं अपन सारे के सारी चीज़ें लास्ट क्लास में। तो देखना ज़रा, ये मैंने बनाया 2 बॉन्ड, ठीक है, एकदम सही से। एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, और एक ये बनाया, ठीक है। और इनको मैंने मिलाया और 2 मैंने बनाए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये अपना बना कौन सा, ये अपना बना पेंटागोनल बाय पायरामिडल, दैट्स इट, sp3d3। अब अगर हम ये सोचें कि भाई जो मामला अपना sp3d में हो रहा है वही अपना sp3d में हो रहा है, जो वही हमारा sp3d3 में होगा। पर ये बात तो गलत है यार, ये चीज़ तो यहाँ पे बन नहीं पाएगी। तो बनेगी क्या, यहाँ पे क्या चीज़ बनने वाली है कि हम ये कहते हैं इन sp3d3 में कि जो आपका %s कैरेक्टर होता है वो आपका इस बारी ज़्यादा होता है, कहाँ पे, एक्सियल पे। जिससे एक्सियल पे ज़्यादा है तो फिर लोन पेयर कहाँ पे आएगा, एक्सियल पे आएगा, जिससे ये तो मोर स्पेस लेगा। जब ये मोर स्पेस लेगा तो फिर तो ये बॉन्ड लेंथ जो है आपकी उसको तो कम कर देगा, बिल्कुल कम कर देगा, है ना। वहीं अगर मैं बात करूं इक्वेटोरियल की, तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर परसेंटेज कैरेक्टर जो है आपका वो तो कम है। परसेंटेज कैरेक्टर कम है तो फिर तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा, बिल्कुल हमने लगा दिया।
फिर ये आएगा तो ये स्पेस तो बहुत कम घेरेगा, यानी कि लेस स्पेस घेरेगा ये, ठीक है। और जब ये लेस स्पेस घेरेगा तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो एक कंक्लूजन के बारे में बात अगर अपन करें तो भाई ये तो एक ऑपोजिट सा सिनेरियो हो गया कि sp3d में तो एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, पर sp3d3 में इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर कंक्लूजन के बारे में बात करें अपन, तो कंक्लूजन के बारे में बात करें अगर अपन, तो sp3d3 में एक्सियल का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं एक कंक्लूजन यहाँ लिख देती हूँ कि देखो इधर एक्सियल का बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ से। लो, और इसको कर देते हैं अपन बढ़िया से बॉक्स में बंद। बिल्कुल सही बात है। यहीं पर ही अगर मैं यहाँ का कंक्लूजन लिखूं कि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल के बॉन्ड लेंथ से, और इसको भी कर देते हैं अपन बॉक्स में बंद, ठीक है। देखो, तो ये कहानी है बेंट रूल की, बड़ी सिंपल सी कहानी है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है नहीं कि दो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज में लिया जा रहा है। भाई दो तरीके के हाइब्रिडाइजेशन, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट। बेंट रूल कहाँ पे चलेगा, नॉन इक्विवेलेंट पे चलेगा। फॉलो कौन कौन से कर रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट, भाई sp3d कर रहा है, sp3d3 कर रहा है। बात यह है कि ऐसा कहा है बेंट ने कि भाई परसेंटेज करेक्टर जहाँ पे कम हो वहाँ पे आना है मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या है, बढ़ जानी है। तो बस sp3d में एक्सियल पे कम है परसेंटेज करेक्टर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। sp3d3 में इक्वेटोरियल पे कम है परसेंटेज करेक्टर, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। दोनों का रिवर्स हो गया भाई, ये रिवर्स हो गया दोनों का, ये याद रखना। ऐसा नहीं मत कर देना कि भाई जो sp3d में अप्लाई कर रहे हैं अपन वही आप sp3d3 में कर रहे हैं, भाई काम खराब हो जाएगा फिर तो, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखना, याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो ये तो बन गया अपना बेंट रूल का कॉन्सेप्ट। तभी अपन ने क्या किया था हमेशा कि चाहे के शेप हो, चाहे टी शेप हो, चाहे लीनियर शेप हो, अपन ने हमेशा इक्वेटोरियल पे ही लोन पेयर लगाया है। एक बार यहाँ लगाया के शेप बन गई, एक बार यहाँ लगाया टी शेप बन गई, एक बार यहाँ तीनों पे लगा दिया तो लीनियर शेप बन गई। तो यही तो करते आ रहे हैं यार अपन, और क्या ही कर दिया अपन ने, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन और कुछ और चीज़ें जानते हैं अपन। तो देखना ज़रा, मैं कुछ कनेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, समझना उसको। तो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट में कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी आपका बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो बात अगर यही हो रही है तो थोड़ा हम इस चीज़ से समझें कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर मैंने ये एग्जांपल लिया कि sp2 और sp3, sp में परसेंटेज कैरेक्टर आपका आना चाहिए 50%, sp2 में आना चाहिए 33.33% और sp3 में 25%। बात करते हैं अपन बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल की अगर अपन बात करें, ये परसेंटेज की बात करी और ये अपन ने बॉन्ड एंगल की बात करी। तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो sp का बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, है ना। sp2 का बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और यहाँ पे 109.28 मिनट्स, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल है आपका, है ना। तो अगर मैं कंक्लूजन दूं भाई कि लेफ्ट टू राइट जाने पर परसेंटेज कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, कम ही हो रहा है। अरे देखो ना, 50 से 25 चला गया, 180 से 109 चला गया, तो दोनों कम ही तो हो रहे हैं। और यही तो हम कह रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट तो हम कह रहे हैं इतनी देर से कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो अगर मैं ये चीज़ बोलूँ आपको कि पहला एक ये सिस्टम मेरा, दूसरा सिस्टम ये मेरा, तीसरा सिस्टम ये मेरा, तो बात करूं मैं यहाँ परसेंटेज की तो यही, यहाँ sp आ रहा है, यहाँ sp2 आ रहा है, यहाँ पे sp3 आ रहा है, ठीक है ना। बात वही कर रहे हैं अपन। तो जहाँ परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ से यहाँ जाने पर कम होगा,
परसेंटेज कैरेक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। और बॉन्ड एंगल कम होगा तो कुछ और क्रॉस फैक्टर अपने को मिलने वाले हैं। तो मैंने कहा कि परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ ही जाएगी। तो फिर यार बॉन्ड एनर्जी को भी अपने को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो फिर बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बढ़ ही जाएगी। पर सबसे कमाल की बात कि जो कम होगा वो है बॉन्ड लेंथ, कम हो जाएगा भाई। तो मैंने बात ये कही आपसे कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ाइएगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो भाई बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब सब बढ़ रहा है, पर अगर एक ही चीज़ की देखें हम तो वही चीज़ कम हो रही है, कौन है, बॉन्ड लेंथ। तो अगर ये कंक्लूजन में यही फॉलो कर दूं आपके सामने कि परसेंटेज कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। अरे हाँ कि ना, बस यही तो बात अपने यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर कंक्लूजन अपन ने निकाला है यहाँ पे कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो बिल्कुल आप ये याद रख लेना। देखो ज़रा, तो बस बहुत सिंपल चीज़ है भैया। तो ज़रा सोचो यार, अगर हमको बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस मिल जाए तो हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी लगा देंगे, वही होगा, बॉन्ड एनर्जी का भी वही होगा, और बॉन्ड इसका स्टेबिलिटी का भी वही होगा, है ना, बॉन्ड एनर्जी का भी वही होगा। पर बस एक चीज़ का उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, बॉन्ड लेंथ का रिवर्स कर देना, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यूँ कहूँ आपसे कि मेरे को कंक्लूजन क्या मिला यहाँ पे, तो ये कंक्लूजन मिल गया क्या कि भाई परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ा देना, बॉन्ड एंगल बढ़ा देना, बॉन्ड लेंथ भैया कम कर देना, बस ख़त्म काम। ये अपने को क्रिस्प याद रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है अपना बेंड रूल पे। जैसे मैंने कहा कि sp3d PCl5 एक मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, और मैंने कहा sp3d अपने को यहाँ पे परफॉर्म करवाना है, क्योंकि इसका शेप, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d होता है। और शेप की बात हम करें तो TBP जाएगा अपना यहाँ पे, और मैंने TBP बना रखा है यहाँ पे, है ना। तो मुझे नहीं लगता TBP वगैरह बनाने में कहाँ तकलीफ है आपको, बिल्कुल अपन तो एकदम जच के एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करके आ चुके हैं उस चीज़ की, है ना। तो TBP स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब बात करते हैं, मैंने कहा कि मैंने इस वाले बॉन्ड को PCl को X नाम दिया, और इस वाले को मैंने दिया Y नाम दिया, और मैंने कहा X और Y में से बॉन्ड लेंथ जो होगा वो किसका ज़्यादा होगा, मैंने ये चीज़ पूछी है आपसे। तो मैंने कहा यार देखो ज़रा, बॉन्ड लेंथ तक पहुँचने के लिए तो मेरे को तो नहीं पता बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, मेरे को क्या पता किसका ज़्यादा होगा। पर हाँ मेरे को ये सब पता है कि बॉन्ड एंगल अगर मेरे को पता चल जाए तो मैं बॉन्ड लेंथ बता सकती हूँ, है ना। मैं क्या, आप भी बता पाएंगे अब तो, है ना। तो बॉन्ड एंगल जानना मेरा तो अप्रोच होना चाहिए। अब बॉन्ड एंगल वगैरह का तो यार हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, तो मैंने तो सारे बॉन्ड एंगल वगैरह सब बताए थे कि भाई इतना बॉन्ड पेयर यहाँ होगा, इतने लोन पेयर यहाँ होंगे, इतना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, इतना नंबर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं, 90 डिग्री का इतना बन रहा है, 120 का इतना बन रहा है, 180 का इतना, सब बता के आ चुके हैं अपन, सब पहले लेक्चर्स में प्रेजेंट है यहाँ पे, है ना। तो लास्ट के लेक्चर्स में सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि, तो मैंने कहा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये 90 डिग्री का है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये 120 डिग्री का है ना। तो मैंने कहा अरे यार यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल जो है वो बढ़ रहा है, तो फिर इसकी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो रहा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो अगर मैं x और y के कंपैरिजन करूँ बॉन्ड लेंथ पे, तो ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, x की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कंपैरिजन में किसके, y के। ये याद रखिएगा कि x की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कंपैरिजन में किसके, y के। अब यही चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ तो, या फिर एक चीज़ और बोल दूँ मैं यहाँ पे कहाँ मैं इस चीज़ को बताऊँ आपको, यहाँ बताती हूँ। देखना ज़रा, तो मैंने ये कहा कि
ये वाला तो एक्सियल है ना, और ये इक्वेटोरियल है, तो भाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। यही सब तो पढ़कर आएंगे भाई अपन। ये देखो ना, कहाँ गया, ये रहा कंक्लूजन, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। दैट्स इट। तो फिर बात अगर ये हो रही है तो क्योंकि बॉन्ड लेंथ एक्सियल की ज़्यादा है, और बॉन्ड लेंथ जो है आपकी वो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो इक्वेटोरियल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी भाई। इक्वेटोरियल की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, मैं यहाँ लिख सकती हूँ बिल्कुल कि अगर एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इक्वेटोरियल की बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सियल की बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी। समझ गए भाई? तो यही बात है और कुछ भी नहीं है ना। तो इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी एक्सियल से, तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो वो रिवर्स हो गया ना भाई इसका। भाई जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उल्टा कर दो, बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। वेरी सिंपल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। sp3d2 में अगर आपको x और y में बॉन्ड लेंथ का पता करना है तो देखना ज़रा भाई, एक मैंने कहा कि ये वाला अपना x बॉन्ड लेंथ है, एक y ये वाला है, बता दो क्या है। तो यहाँ पर भी बॉन्ड एंगल वही है, यहाँ भी बॉन्ड एंगल वही है, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जब बॉन्ड एंगल सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी सेम ही होनी चाहिए। तो x और y की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि इक्वल होगी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। क्या हिसाब किताब है देखना ज़रा। मैंने कहा sp3d3 IF7 दिया हुआ है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप है, इसका बना रखा है अपन ने आगे। मैंने कहा एक इसका दिया हुआ है x बॉन्ड लेंथ, एक इस वाले का दिया हुआ है बॉन्ड पेयर का y बॉन्ड लेंथ, तो बता देना भाई किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ और यहाँ का एंगल 90 डिग्री है और इनका आपस में एंगल 72 डिग्री है ना। तो यहाँ अगर बात करूँ तो बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो गया, बॉन्ड एंगल कम है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, यहाँ पे ज़्यादा हो गई। यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो यहाँ की बॉन्ड लेंथ क्या है, कम हो गई। तो अगर बात करूँ x और y की तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, y की। किससे, x से। ये चीज़ आप याद रखना क्योंकि आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किसकी ज़्यादा होगी, y की ज़्यादा होगी, किससे, x से ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं यार, बात करते हैं इसकी। अब अनऑर्गेनिक आए और एक्सेप्शन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ, कैसे ये चीज़ पॉसिबल है कि इनऑर्गेनिक आए और एक्सेप्शन ना आए। भाई देखना पड़ेगा एक्सेप्शन तो क्या एक्सेप्शन है सुनना ज़रा। पर उससे पहले एक चीज़ मेरे को बताओ आप, देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखो। तो कंक्लूजन क्या निकला था अपन ने sp3d3 में, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। लोन पर कहाँ पे प्रेजेंट होगा अपना, लोन पर प्रेजेंट होगा अपना यहाँ पे, ये देखो। तो कहाँ पे, ये एक्सियल पे लोन पर लगेगा अपना। मैंने ये बताया है आपको बैंड रूल के अकॉर्डिंग कि भाई sp3d3 में एक्सियल पे आप हमेशा लोन पर लगा देना अपना, ठीक है बस। पर यहाँ देखिए ज़रा, प्रकाश डालिए यहाँ पे, क्या प्रकाश डालेंगे आप यहाँ पे, देखना XeF6, आइए हाइब्रिडाइजेशन 8 + 6 14, 14 का हाफ 7, 7 मतलब sp3d3 और सेट कौन सा बनेगा 6 + 1 का, 6 + 1 का मतलब पेंटागोनल पायरामिडल, दैट्स इट। तो पेंटागोनल पायरामिडल बनने वाला है, यानी कि 6 तो बॉन्ड पेयर बनेंगे और एक लोन पेयर बनेगा, है ना। अब ये लोन पेयर अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, अकॉर्डिंग टू बेंट रूल लग तो जाना चाहिए अपना कहाँ पे, एक्सियल पे लगना चाहिए लोन पेयर। हाँ जी, एक्सियल पे लगना चाहिए आपका लोन पेयर, ये देखो एक्सियल पे आना चाहिए लोन पेयर। पर आ कहाँ रहा है आपका लोन पेयर, देखना ज़रा। ये तो इक्वेटोरियल पे आ रहा है ना, इक्वेटोरियल पे आ रहा है ये तो। बताओ ज़रा, है ना। तो XeF6 में क्या होता है कि लोन पे लगना चाहिए भाई एक्सियल पे, पर आता कहाँ है, लगता कहाँ है आपका, इक्वेटोरियल पे लगता है बिकॉज ऑफ
कि रिपल्शन थोड़ा सा यहाँ पर ये लगेगा यहाँ पे, तो रिपल्शन थोड़ा सा यहाँ पे कम हो, जिससे मॉलिक्यूल जो है आपका इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। समझ में आई बात? तो बस यार ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वगैरह याद रख लेना, और तो क्या ही है, वो सिंपल सा बेंड रूल है आपका। बता ही क्या गया है, बस यही तो बता के गया है कि परसेंटेज फैक्टर जहाँ कम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहाँ टाप दो बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर 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 हाँ परसेंटेज फैक्टर कम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डालिए, ज़्यादा लोन पेयर लगा दीजिए, बस यहाँ ये वाली चीज़ उल्टी कर दीजिए, है ना। थोड़े बहुत एक्सेप्शन की चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पे, ये रहा। अब थोड़ा सा एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सामने वाला ये कह देता है कभी कभी कि PCl5 कोई मॉलिक्यूल दे दिया और FPF का बॉन्ड एंगल बताइए। तो सबसे पहले तो FPF का बॉन्ड एंगल तो बता देंगे अपन, पर हमको ये तो पता हो कि स्ट्रक्चर कैसी है, और उसके निकालने के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो सब कोरिलेटेड है भाई, सब कोरिलेटेड है, आपको आना ही चाहिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना, आपको आनी ही चाहिए शेप निकालनी, तभी आपको आएगी आगे की चीज़ें, है ना। तो PCl3F5F2 का क्या हाइब्रिडाइजेशन है देखिएगा, अभी निकालते हैं। PCl3F2, चलिए अगले उस पर करते हैं। देखो PCl3F2 5 6 7 8 9 10 10/2 यानी कि 5, N यानी कि स्टेरिक नंबर क्या आया आपका 5 आया, ठीक है। अब सेट कौन सा बन रहा है यहाँ पे, 5 + 0 का यहाँ पे सेट बन रहा है। ये आपका बॉन्ड पेयर है, ये आपका लोन पेयर है। बस आइए 5 + 0 में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है आपका, 5 + 0 में बनता है फर्स्ट क्लास TBP बनता है आपका। ये तो आपका हिसाब किताब हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल डाला 5 में sp3d और ये निकाल डाला TBP शेप आपका। आओ शेप वेप भी बना लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है। देखो ज़रा, P आपका सेंट्रल एटम है और एक ये बॉन्ड लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे है नहीं, तो बॉन्ड डी बॉन्ड लगा दो बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ आइए, अब बात थोड़ी सी यहाँ आती है कि Cl3F2 है तो कहाँ Cl लगा डालें, कहाँ F लगा डालें। अब ये कैसे पता है भाई, ये बैंड बता कर गया है, आपको कैसे पता है, क्या बैंड बता के गया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लगा देना एक्सियल पे। तो Cl और F में से, Cl और F में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये है, तो ये तो चला जाएगा कहाँ पे, एक्सियल पे, और बाकी क्या आ जाएंगे कहाँ पे, इक्वेटोरियल पे। बस ये ही अप्रोच रहनी चाहिए अपनी इस तरह के क्वेश्चन हैंडल करने का, और बस अब तो हो गया काम। सामने वाला कह रहा है कि FPF का बॉन्ड एंगल बताइए, लो भाई FPF मेरे को तो 180 डिग्री नज़र आ रहा है बढ़िया से, तो FPF में बॉन्ड एंगल क्या हुआ 180 डिग्री, बताओ। तो अब बस इतना थोड़ा सा हमको ये याद रखना है कि बैंड बता कर गया है हमको, बैंड बता कर गया है अपन को कि भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दीजिएगा एक्सियल पे, बस इतना याद रखना है बस। अब बैंड नहीं बता के जाता तो कहीं कुछ भी लगा रहे हैं अपन, है ना। हमारा क्या चलता है, हम तो यहाँ पे F लगा देते हैं, पर वो सही थोड़ी ना होता फिर। तो किसी चीज़ के नियम कानून तो है ना, तो बैंड ने अपने नियम बता दिए कि भाई F लगा देना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहीं लगाना जहाँ पे एक्सियल है, एक्सियल पोजीशन है। अपने को पता है एक्सियल पोजीशन यही है, लगा डाले हमने 2, खत्म बात। फिर अब यूँ तुम्हारा क्वेश्चन है कि भाई 1 से ज़्यादा हो F, तो जब 1 से ज़्यादा है तो अब क्या ही करेंगे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन तो 2 ही है। अब 1 से ज़्यादा है तो क्या ही करेंगे, तो 2 तो वहाँ लगाओ, फिर तीसरा कहीं भी लगाओ भाई इक्वेटोरियल पे, फिर तो चारा कोई बचा ही नहीं ना अपने पास। पर ऑप्शन पहला अप्रोच अपना होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को का एक्सियल ही होना चाहिए, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अपना बनेगा, तो कोई परेशानी अपने यहाँ पे है नहीं। आराम से अपन बैंड का अप्रोच अच्छे से समझ चुके हैं। हाँ जी देखिएगा, है ना। तो अब देखिए आराम से अपन वेस्पर का बढ़िया हिसाब किताब कर चुके हैं। थोड़ा बहुत जो वहाँ क्रिस्प बचा था कि भाई कैसे क्यों कर रहे हैं अपन, ये इक्वेटोरियल पे क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या ही है ना।
बेंट वगैरह पे सब चीज़ अपन देख चुके हैं, बेंट रूल देख चुके हैं, बेंट रूल से क्वेश्चन आता है, बेंट रूल पता होना चाहिए अपने को। अब अगली स्लाइड में, अब अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, बॉन्ड एंगल कैसे देखा जाता है, कैसे अगर एक से ज़्यादा 3, 4, 5 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपको दे दिए जाएँ या एक साथ थोड़े मॉलिक्यूल दे दिए जाएँ तो कैसे अपन उनके बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस डालेंगे, है ना। तो वो उसमें कुछ रूल्स लगेंगे अपने, 4 से 5 रूल लगेंगे, वो एक एक करके रूल देखेंगे अपन, ड्रैगो वेरेगो पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये सब चीज़ें अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बेंट रूल को रिवाइज़ करिए आराम से, कहने को क्या ही है, बस 2 लाइन बोली है बेंट ने, आराम से रिवाइज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगले लेक्चर में अपन देखते हैं कि कैसे हाउ टू सॉल्व बॉन्ड एंगल क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बेटा याद रखिएगा, बॉन्ड एंगल आता है, बॉन्ड एंगल का सीक्वेंस निकालना आता है, और बॉन्ड एंगल के सीक्वेंस से बहुत सारे सीक्वेंस निकलते हैं। देखो ना ज़रा, बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा, बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ पता का सीक्वेंस पता चल जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस पता चल जाएगा, बॉन्ड स्टेबिलिटी का सीक्वेंस पता चल जाएगा। भाई एक चीज़ से इतनी सारी चीज़ें निकल रही है अपने, तो फिर दिक्कत क्या है अपने को, है ना। तो आराम से अगले लेक्चर में देखते हैं अपन ये चीज़। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, भरते रहिए। आज के लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।